फ्रिक्शन या फिर घर्षण। व्हाट इज फ्रिक्शन? घर्षण की परिभाषा। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु के गति का विरोध करता है। When a body slides or tends to slide on a surface which is resting, a resisting force opposing the motion is produced at the contact surface. This resisting force is called friction or friction force. जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। यह बल वस्तु के समांतर या संपर्क पृष्ठ के समांतर कार्य करता है। इसे हम फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जब एक वस्तु को अगर हम इस तरीके से मेज पे रखेंगे, जिसका जो मेज पर वस्तु द्वारा द्रव्यमान के कारण एक बल F इज इक्वल टू mg, जो कि ग्रेविटी वाला फोर्स है, लगाया जाता है। परिणाम स्वरूप मेज पर भी वस्तु पर प्रतिक्रिया के रूप में उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जो वस्तु होती है, जिसे हम N कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। जिससे गुरुत्वीय बल F इज इक्वल टू mg और अभिकेंद्रीय बल F इज इक्वल टू माइनस mg दोनों आपस में निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और वस्तु पर जो परिणामी बल होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, उसका मान्य जो होता है, वो उसका जो हमारा वो इज इक्वल टू 0 हो जाता है, जिससे वस्तु मेज पर विराम अवस्था में रखी रहती है। और अब जब हमारी जो वस्तु है विराम अवस्था में जब रखी हुई है, उसके बाद हम वस्तु पर कम परिणाम का बल क्षैतिज के आरोपित करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि कम परिणाम का जो बल लगाया हमने, उस पर जो वस्तु है वो गति नहीं करती। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह तात्पर्य हुआ कि जो आरोपित बल है उसका कोई विरोध कर रहा है। तो ये कौन सा बल है? ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। तो जब वस्तु को जो हम मेज पर या टेबल पर रख देते हैं, तो मेज पर वह वस्तु के संपर्क पृष्ठ पर चुंबकीय बल कार्य करता है, जो सतहों के आवेशित कणों के मध्य लगता है, आपस में जो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें, जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे पर संपर्क बल लगाती हैं। और ये जो संपर्क बल होता है, ये संपर्क बल को यदि घटकों के रूप में वियोजित किया जाए, इनको हम रिजोल्यूशन किया जाए इन फोर्सेस का, तो एक घटक स्पर्श सतह के लंबवत होता है और दूसरा संपर्क सतह के समांतर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फोर्सेस हुए? एक तो हमारा अप्लाइड फोर्स F हो गया, एक फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू जी हो गया, और हमारा जो वेट था वो W इज इक्वल टू mg, और जो हमारा नॉर्मल फोर्स था वो Fn। ये इस तरीके से हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स हो जाता है। तो अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अपर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वो जो हमने अभी देखा, जो अपोजिंग फोर्स था, वो अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारी जो बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स या फिर सिंपली फ्रिक्शन। तो ये फोटो हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि नीचे जो हमारी पर्पल कलर का जो हमारा बॉडी रखा है, बॉडी पिंड जिसे हम कहेंगे, ये वस्तु जिस किसी मेज पे रखी हुई है, तो इस पे हम पुशिंग फोर्स, ये रेड कलर से हम पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस फोर्स है जिसे फ्रिक्शन कहते हैं, वो इसके पुशिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन के ऑपोजिट। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जनरली हम किसे क्लासिफाई करते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण, और काइनेटिक फ्रिक्शन को कहते हैं सर्पी या फिर गतिज घर्षण। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन, देन द फ्रिक्शन फोर्स exerted by the body is called स्टैटिक फ्रिक्शन। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कार्य करता है, लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं करती है, तो वह बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है, उससे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। याद रखें, यदि एक बल का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए जबकि वस्तु
और वस्तु जब तक गति शुरू नहीं कर देती तब तक उस पर स्थैतिक घर्षण बल ही कार्यरत रहता है, जब तक बॉडी मूवमेंट ना करने लगे। फिर है हमारा डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन, when the body is in moving condition then the friction force exerted by the body is called dynamic friction। यदि बाह्य बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वह धीरे धीरे गति करने लगता है, और जब वस्तु गति करना शुरू कर दे तो उसकी सतहों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसे गतिज घर्षण कहते हैं। तो इसको 3 में बांटा जा सकता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और पिवोट फ्रिक्शन। स्थैतिक और गतिज घर्षण में क्या अंतर है? स्थैतिक घर्षण तब कार्य करता है जब वस्तु विराम में हो, गतिज घर्षण तब कार्य करता है जब वस्तु गतिशील अवस्था में हो। फिर स्थैतिक घर्षण का मान गतिज घर्षण मान से कुछ होता है। घर्षण परस्पर संपर्क में स्थिति किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क तल के समांतर एक बल कार्य करता है तो उनके सापेक्ष गति का विरोध करता है, यही बल ही घर्षण बल कहलाता है। तो इसमें देखिए आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और पिवोट फ्रिक्शन। तो when a body slides over another body then the friction force exerted by the body is called sliding friction। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी, जो बॉडी फोर्स एक्सर्ट करती है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फिर है रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी विच हैज़ बॉल्स और रोलर्स रोल्स ऑन द अनदर बॉडी। एक बॉडी जिसमें बॉल्स या फिर रोलर्स होते हैं वो दूसरी बॉडी पर रोल करती है तो उस फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज कॉल्ड, जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। फिर आता है हमारा पिवोट फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द मोशन ऑफ रोटेशन एज इन केस ऑफ फुटस्टेप बेयरिंग्स। पिवोट फ्रिक्शन क्या हो गया? द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी, friction force experienced by a body due to the motion of rotation as in the case of footstep bearing में जो केस दिखाई दे जाता है उसे हम पिवोट फ्रिक्शन कहते हैं। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन जो भी हमने देखा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक क्या था हमारा? जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन, और जब फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, जब बॉडी मोशन में होती है तब डायनेमिक फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द अनदर बॉडी देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर रोल होती है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। ये देखिए, जब नो मोशन, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी इज एट रेस्ट तब स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग मोशन में देखिए, जब बॉडी स्लाइड होने लग रही है तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ रहा है, और रोलिंग मोशन मतलब जब बॉडी रोल हो रही है दूसरी बॉडी पे तो तब हमारा रोलिंग मोशन आएगा। तो सम अदर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कुछ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और होते हैं। ड्राई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन टू अनलुब्रिकेटेड और ड्राई सरफेस। जिस बॉडीज पे कोई लुब्रिकेशन नहीं होता वहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो ड्राई फ्रिक्शन होगा। लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन, जब जो सरफेसेस रहेंगी दोनों लुब्रिकेटेड रहेंगी वहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा वो लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन होगा। फिर लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। लुब्रिकेटेड को 2 तरीके से और विभाजित किया है, ग्रीसी फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। When we introduce a thick layer of lubricant between two moving surfaces, जब हम thick layer of lubricant इंट्रोड्यूस करेंगे दो मूविंग सर्फेसेस में तो वहाँ फ्लूइड फ्रिक्शन आएगा, और thin layer of lubricant अगर दो सर्फेसेस के बीच में तो वहाँ पर ग्रीसी फ्रिक्शन आएगा। Where friction is desirable, कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है? तो वो है ड्यूरिंग वॉकिंग ऑन द रोड, जब हम रोड पे वॉक कर रहे हैं, जब हम चल रहे हैं। इन राइटिंग ऑन द पेपर, जब हम पेपर पर राइट कर रहे हैं। टू होल्ड और ग्रैबिंग समथिंग, जब हम किसी चीज़ को
पकड़ते हैं तब भी हमें फ्रिक्शन चाहिए, वरना वो फिसल जाएगा। फिर फ्रिक्शन इज नॉट डिजायरेबल, कहाँ पर हमें फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग वॉकिंग वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, जब हम चल रहे हैं तो हमें वहाँ तो फ्रिक्शन तो चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ड्यू टू फ्रिक्शन द लाइफ ऑफ द मशीन पार्ट इज रिड्यूस्ड, लाइफ मशीन पार्ट का जो लाइफ होता है वो घर्षण के कारण कम हो जाता है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन मैकेनिकल पार्ट्स वेयर टू पार्ट्स ऑफ मशीन्स मीट। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, the maximum value of the friction force at which the body resting on the another body starts to slide। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है? वो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स का जिस पे जब बॉडी रेस्ट कर रही है दूसरी बॉडी पे और वो स्लाइड होने लग जाती है, तब उससे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज F एंड अप्लाइड फोर्स इज P, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है वो F है और जो अप्लाइड फोर्स है P, तो अगर F जो है P से ज़्यादा है तो कोई मोशन नहीं होगा दोनों बॉडीज़ के बीच में। अगर F जो है P के बराबर है तो कोई मोशन नहीं होगा, और अगर F जो है P के बराबर है तो मोशन विल बी देयर। नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स, इट इज़ द नेट फोर्स कंप्रेसिंग two parallel surface together and the direction of the reaction force will be perpendicular to the surface on which it acts। तो नॉर्मल फोर्स क्या है? जो हमने देखा था, जो हमारी जो बॉडी है वो हमारी सरफेस पे जो फोर्स लगा रही है वो हमने m/g लिया था, F = mg, और जो टेबल जो उस पे रिएक्शन फोर्स दे रही है या फिर नॉर्मल फोर्स, वो है हमारा नॉर्मल फोर्स या फिर वो भी उसका into is equal to -mg, so it is the net force। तो इसको हम देखिए रिजॉल्व इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू μn, ये हमारा फोर्स mg लग रहा है और ये हमारा नॉर्मल फोर्स था, तो mg cos थीटा और mg sin थीटा में हमने इसे रिजॉल्व किया और ये इंक्लिनेशन एंगल इसका थीटा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, it is defined as the ratio of the limiting friction force to the normal reaction force, F upon Fn, limiting friction divided by normal reaction, so represented by mu। Static friction, when the friction occurs between the two bodies which are not in motion, then the friction is known as static friction and it is represented by μs। वो फ्रिक्शन जब दो बॉडीज़ के बीच में होता है, जब दोनों बॉडीज़ जो होती हैं वो मोशन में नहीं होती हैं, तो उससे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। F max is equal to mu into Fn, mu s, where mu s is static friction coefficient। Dynamic friction, when the friction occurs between the two bodies which have relative motion to each other, then the friction is dynamic friction। जब बॉडीज के बीच में मोशन है तो वो डायनामिक फ्रिक्शन कहलाएगा और F max इक्वल्स टू म्यू इंटू Fn। तो देखिए बेसिक डेफिनेशंस दिख रही है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, फोर्स पैरेलल टू सरफेस, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू n, फ्रिक्शन फोर्स एट सरफेस F। एंगल ऑफ रिपोज, द मिनिमम इंक्लिनेशन ऑफ एनी प्लेन to the horizontal is such that the body resisting on the inclined plane tends to move down the plane, then this minimum inclination of the plane is known as angle of repose। वो मिनिमम इंक्लिनेशन किसी भी प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरीके से कि जो बॉडी उस प्लेन पे रेस्ट कर रही है उस इंक्लिनेशन पे वो अपने आप नीचे आने लगे, तो उस मिनिमम इंक्लिनेशन को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जो कि यहाँ पे थीटा से डिनोट किया जा रहा है। Laws of static friction, the applied force will be equal in magnitude with the friction force। जो applied force है वो friction force के equal होगा magnitude में।
The ratio of the limiting friction force to the normal reaction force is called coefficient of static friction. Limiting friction force to the normal reaction force के ratio को हम coefficient of static friction कहते हैं. The force of friction is dependent on the roughness of the surface but independent on the area of the contact. जो force of friction है वो roughness पे depend करेगा surface की, लेकिन area of contact पे depend नहीं करेगा. Laws of dynamic friction. The direction of the friction force will be opposite to the direction of the motion of the body. जो friction का force है वो opposite होगा motion of the body के direction के. The ratio of the dynamic friction to the normal reaction is constant. As we increase the speed of the moving body, then the friction force decreases. जैसे जैसे speed बढ़ती जाएगी friction force कम होता जाएगा. Laws of solid friction. The force of friction is dependent on the material of the surface but independent on the relative velocity of the sliding body and area of contact surface. The friction force is directly proportional to the normal reaction force. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंडेंट है मटेरियल ऑफ द सरफेस के, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी से इसका कोई वास्ता नहीं है. ऑफ स्लाइडिंग बॉडी एंड द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस से भी कोई मतलब नहीं. द फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स. फ्लूइड फ्रिक्शन के रूल्स क्या हैं? द फ्रिक्शन फोर्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लुब्रिकेंट. हर लुब्रिकेंट के लिए फ्रिक्शन फोर्स डिफरेंट होता है. द फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द लोड एज वेल एज द सब्सटेंसेस ऑफ द बियरिंग सर्फेसेस. ये इंडिपेंडेंट है लोड के और बियरिंग सर्फेसेस के. द फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूसेस विद इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ लुब्रिकेंट. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लुब्रिकेंट का, फ्रिक्शन फोर्स होता जाएगा. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप एट द कॉन्टैक्ट सरफेस व्हेन द बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग, इट्स कॉल्ड फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन ए, फोटो में दिख रहा है हमें नॉर्मल ए, और रिजल्टेंट फोर्स आर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो कि थीटा से डिनोट किया गया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. The ratio of the limiting friction F and the normal reaction N is called the coefficient of friction. Angle of repose अभी हमने देखा. तो जो घर्षण बल है या फ्रिक्शन फोर्स जो है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल होता है उसके वजह से ही हम सीधे खड़े रह पाते हैं और चल पाते हैं. अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं, उसी तरीके से हमारा हाल होगा. यदि सड़क पर घर्षण नहीं होगा तो पहिए फिसलने लगेंगे. यदि पट्टे या पुली के बीच में भी घर्षण नहीं होगा तो फिर पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा सकेगा. और उसके हमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? मशीन में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट अधिक होती है. और मशीनों के पुर्जों के बीच में अत्यधिक घर्षण से काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है और मशीन को भी नुकसान पहुंचता है. लॉज ऑफ फ्रिक्शन अभी हमने देखे. थैंक यू.